चलिए, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो कि सर जीएसटी में क्या होता है। जीएसटी में एक होता है बेटा सप्लायर, सप्लायर इज द वन हु सेल्स, और दूसरा पर्सन कौन होता है, रेसिपिएंट। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी मोबाइल की शॉप है, आप मेरी शॉप पर हैं, तो मैंने आपको मोबाइल बेचा, मैंने आपको 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा और प्लस मान लो 10,000 की जीएसटी मान के चलिए, तो आपसे मैंने कितने लिए, 1,10,000। मेरा आपसे सवाल है कि सरकार को मुझे ये कब देना है पैसा? यानी कि अगर आज मैं बेच रहा हूँ, लेट सपोज आज का दिन, ठीक है, शॉप खुली हुई है बहुत सारे, आप उस शॉप पे गए, नीचे मोबाइल शॉप पे गए, तो मैंने आपको मोबाइल बेचा। मैं एक सीक्वेंस पहले डिस्कस करता हूँ, जो एक सिस्टमैटिक तरीका है। आप एक शॉप पे जाएंगे, आप कौन है, रेसिपिएंट, और आप जिस भी शॉप पे जा रहे हैं वो कौन है, सप्लायर। आपको एक मोबाइल पसंद आया, आपने उसको बोला भैया ये मोबाइल का प्राइस डिसाइड हुआ, वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, वो आपको बस बॉक्स दे देता है या इनवॉइस देता है? इनवॉइस देता है। बिना इनवॉइस के लोगों मैं अरे 5,000 सस्ता दे देता हूँ, ये लो बिना इनवॉइस। हालांकि चलता तो है ऐसा, रिस्क ले सकते तो ले लो। मैंने ये जो खरीदा ना बिना इनवॉइस, ऐसा बोलो आपने पहला भी चोरी कर लिया, पहली बार बताया बेटे। नहीं यार, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है। सो बेसिकली इफ आई से, तो एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि ये उसको इनवॉइस इशू करना होता है, ठीक है। और वो इनवॉइस में क्या लिखता है बच्चे कि ये जो मोबाइल है वो कितने का बेटा, 1 लाख का, एंड मान लो भी दोनों सेम एरिया के, दिल्ली के, CGST और SGST, मान लीजिए 5% 5,000, तो बिल कितने का पड़ गया, 1,10,000। अब आप मुझे बताइए, ये जो सप्लायर है, ये इसकी जो पेमेंट है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कब करें? नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख। ये होता है पेमेंट का तरीका। मेरा पेमेंट चैप्टर नहीं है मेरा, तो आप ये लगा लीजिए कि मैं आज टुडे 8th of October है ना बच्चे, तो मैं 20 नवंबर को पे करूंगा। क्यों? आई एम सॉरी, कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको कितने, ये सिस्टम है ना। मैं इसको 20 नवंबर को इसलिए पे कर रहा हूं क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई अक्टूबर। देयर आर मेनी इवेंट्स इन दिस। सर आप ये क्या बोल रहे हो? आप एक बार के लिए याद करने के एंगल से सोच लीजिए। मैं इसको पेमेंट 20 नवंबर को कर रहा हूँ, आपकी समझ क्या कहती है, क्यों कर रहा हूँ मैं 20 नवंबर को? क्योंकि अक्टूबर में बेचा है, यही बोलोगे ना आप तो, सर अक्टूबर में बेचा है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई अक्टूबर, जो कि आप कोइंसाइड कर लीजिए। हाँ सर बेचा वही कह रहे हो आप, बस साइंटिफिक तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ साइंटिफिक तरीके से। आप बोल रहे हो अक्टूबर में बेचा है, मैं कह रहा हूं अक्टूबर में इसका टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब सरकार के हिसाब से जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी हो जाता है। सर ये क्या बोल रहा हूं आप, छोड़ो ना आप बात, आप अपने पॉइंट पे रहो, मैं आपको आपके पॉइंट पे फंसा दूंगा। आपके हिसाब से मैंने बेचा कब है? अक्टूबर, ठीक है जी। और इसलिए हम नवंबर में पेमेंट कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब है? इसलिए नवंबर में पे करा। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन बना देता हूं।
ठीक है, अब पूछूंगा आपसे, ये ए है, ये बी है। ए इज अ सप्लायर and B is as recipient. A supplier, B recipient. आपको क्या लग रहा है, जैसे आप खरीदते हो दुकान में, हर कोई पूरी दुनिया में ऐसी खरीद रहा है? अगर मेरे को 500 एसी खरीदने हो तो क्या मैं पहले बहुत सारी जगहों पे एडवर्टाइजिंग नहीं चला सकता कि मेरे को 500 एसी खरीदने हैं, तुम टेंडर निकालो, कितना प्राइस करो, क्या करो? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है? मैंने ए डिसाइड कर लिया। सरकार के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थोड़ा ना होता है, मार्केट जाते के सामान लेकर आ जाते हैं, टेंडर निकलते हैं, और छोड़ो ना टेंडर को, उतना कॉम्प्लिकेटेड जाना ही नहीं। अब मुझे बताइए, ए से मैंने बोला भाई ए सामान तू मेरे यहाँ पे 500 एसी भेजेगा। कितने एसी भेजने बच्चे? 500। इन्हें बोला ऐसे थोड़ा भेजता हूँ, एडवांस तो पहले कुछ। मैंने कहा ले भाई, आज की बात ही कर रहा हूँ, 8 अक्टूबर को मैंने इसको एडवांस दिया 10 लाख रुपए का। हो सकता है? नहीं हो सकता। बिक गए गुड्स आपके भी? नहीं बिक। देयर आर सिस्टम इन दी इंडस्ट्री जहां पे सामान पहले नहीं आता, एडवांस हो। बहुत ही नॉर्मल सी बात है जी। आप अपने घर में अगर काम करवाते हो, आप एक बार व्हाइट वॉश वाले को बुला के व्हाइट वॉश शुरू करा लो अपने घर में, और उसे बोल दो पहले तो कर दे, फिर मैं तुमको पैसे दूंगा। हो गया? पहले आप पैसे दो। तो ना तो आप पूरे पेमेंट करते हो, आप क्या करते हो भाई, जितना सामान लाना उसके पैसे दे देते हो। सो इन एनी ट्रांजैक्शन देयर आर मेनी इवेंट्स। फर्स्ट इज दैट देयर इज एडवांस मिला है, ठीक है जी। और भाई की दुकान किधर है? यूपी में। और एसी किधर वो लगने? दिल्ली में। तो फिर इसको एडवांस मिल गया, इसने मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जबरदस्ती के इवेंट डाल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी, और फाइनली इसके सारे एसी तैयार है। मिस्टर ने बोला सर मेरे सारे एसी तैयार हैं, ठीक है मैं सामान भेज रहा हूँ, पेमेंट आप कर देना उसको। 10 लाख तो एडवांस मिल गया ना। तो उसके सारे एसी तैयार थे, तो इसने अपनी फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव कर दिया। रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री। कौन सी डेट को? एडवांस कब मिला था बच्चे? 8 अक्टूबर को। रिमूव हुए बच्चे 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को ट्रक के अंदर मिस्टर ए के प्रेमाइस से सामान निकलना चालू हो चुका। और सर ये रिसीव्ड बाय बी 25 अक्टूबर को रिसीव, ठीक है जी। इसका इनवॉइस इशू कब हुआ? मान लो तुम्हारे हिसाब से प्रैक्टिकली, कमर्शियल पूछ रहा हूं, कब इशू होगा वैसे ऐसी जनरली? जिस दिन एडवांस है, एट द टाइम ऑफ डिस्पैच जनरली हो सकता है, ठीक है। पर मैं जस्ट ऐसी रैंडमली अभी लिख रहा हूं, मैंने 30 अक्टूबर को इशू करा। छोड़ो ना, मैं तो बस ऐसी कोई भी इवेंट बना रहा हूं अभी, ठीक है। और मिस्टर बी ने इसको बोला भाई पेमेंट तो क्वालिटी चेक के बाद होगा, पेमेंट तो तुझे 8 अक्टूबर, अच्छा 10th ऑफ नवंबर को मिलेगा, ठीक है सर। क्यों नहीं हो सकता क्या? अब आप मुझे बताइए कि आप सरकार को जीएसटी कब पे करेंगे? लो बिल बना देता हूँ आपका, बिल बनाता हूँ एक बार। मुझे बताओ बिल की डेट क्या होगी? 30/11। इनवॉइस तो तभी बनाया मैंने। और मान लो एसी की टोटल वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। सीजीएसटी लगा लो 5 लाख, एसजीएसटी लगा लो, और टोटल कितना हो गया? 60 लाख। आई हैव टू पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख एंड स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। प्लीज चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिए। मेरे को गवर्नमेंट को ये पे करना है, लेकिन ये कब पे करना है ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ जी, हाँ जी 30 अक्टूबर। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताओ जो तुम्हारी अपनी नॉलेज है जी। अब आप मेरे को बताइए। हाँ आप मुझे बताइए
सेल कब करी आपने? दिख रहा आपको सेल कब? 20-10। मेरा आपसे सवाल, अगर रास्ते में एसी वाला ट्रक पलट गया, हाँ? जब रिसीव हुआ है, जब रिसीव हुआ है तब सेल हो गई है, ठीक है। और क्योंकि आप कह रहे हो कि सर रिसीव्ड वाला पॉइंट हमें लग रहा है, तो इसका मतलब हमने सेल कब करी? 25 को। इसका मतलब इसकी पेमेंट कब होगी? 20 नवंबर। जनरली समझो ना, जब सेल होगी तभी सरकार को जाएगी। आप कह रहे हो कि सेल इस दिन लग रही है सर, ठीक है, और अगर इस दिन लग रही है तो जिस महीने में सेल हुई उससे अगले महीने पेमेंट हुई। अब मैं आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज को, जनरल कॉमन सेंस को मैं बोल रहा हूं कि भाई ऐसे नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है कि इस ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। वो मैं बताऊंगा, हाँ जी, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन वो मंथ नेक्स्ट कैसे होता है ना, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर फॉर एवरी, यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई सेल कब मान रहा हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड ना, मुझे टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस आप गेस कर लो क्या होगा? इनवॉइस रेट 20-10। आप यहाँ आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपने मेरे को मैसेज करा था सर वीडियो भेज दो। वीडियो देख के आप बता रहे, तो कोई बात। करेक्ट आंसर इज टाइम ऑफ सप्लाई 20-10। जैसे अब बोलोगे कि क्या चल रहा है सर, तो भाई सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा। हालांकि इसने इनवॉइस कब इशू करा है? 30-10। लेकिन भाई मतलब मैं आपको, अब मैं एक सिंप्लीफाइड हो गया मैंने जो बोलना था, क्या मैं कह सकता हूँ एक ट्रांजैक्शन के अंदर देयर आर मेनी इवेंट्स। आई गेट द ऑर्डर, आई मैन्युफैक्चर, आई रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री, द पर्सन रिसीव्स इट, इनवॉइस की डेट कोई और, पेमेंट की डेट कोई और। एक ट्रांजैक्शन में कितनी सारी डेट्स है, तो सरकार को एक ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये इवेंट हो गया ना तो तू अगले महीने मुझे जीएसटी पे करेगा, और वो इवेंट को बोला जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। और अब अलग अलग केसेस में हम लोग देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है। देयर आर सम रूल्स। हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे, लेकिन अगर गुड्स हैव बीन रिमूव्ड, टाइम ऑफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइड। मतलब फिर अगर नहीं हुए, आप ये कह रहे हो सर डैमेज हो गए या कुछ हो गए, तो फिर मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा, कुछ करूंगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले एक बार आप पढ़ लोगे 1 घंटा, फिर आप अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी सर, अगले महीने इसको फिक्स डेट देने दे रहा जीएसटी। हाँ जी, पिछले महीने में कभी भी अगर करें ट्रांजैक्शन, मतलब शुरू में बिगिनिंग एंड ऑफ द मंथ, तो 1 से लेके 31 तक तो जब भी बेचेगा अगले 20 को देना है। तुम्हारी जिंदगी में मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल आसान है। तुम मैकडॉनल्ड्स में गए, उसने तभी के तभी सेल करी, इनवॉइस तभी रेज हुआ, बेचा तभी, पेमेंट तभी आ गई, ठीक है, आपने कंज्यूम करा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई उसी टाइम आ जाता है। तो आप अगर आज खाओगे, आज क्या तारीख है, 8 तारीख, तो उसका जीएसटी सरकार को 20 में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें उसी दिन पे सब हो रहा है। रेस्टोरेंट्स में हो रहा है, सैलून में हो रहा है, सेम डे ट्रांजैक्शन हो रही है। वहां थोड़ा ना कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्प्लेक्सिटीज है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, देन यू मेक एडवांस ऑन सम अदर डे, देन गुड्स गेट रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री, then invoice is issued some other day। तो क्या हम पॉइंट पकड़े सर टाइम ऑफ सप्लाई, और क्यों जान रहे हैं? बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई आते ही अगले महीने उसकी पेमेंट करनी होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज का टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं आ रहा तो आपको उसका जीएसटी सरकार को पे ही नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है
अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर आप सप्लाई करते हो तो जीएसटी लगता है, यही है ना। इफ यू डू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी इज अट्रैक्टेड। तो अगर आपने सप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई होगा तभी तो पेमेंट सरकार को मिलेगी। इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड आई हैव डिलेड थ्रू एनी रीजन, तो मेरे को पेमेंट नहीं करना, इवन इफ आई हैव रिसीव्ड द मनी फ्रॉम बायर। समझ लो टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस। नहीं नोट मत करो अभी, मैं फाइल भेज दूंगा। आधा कर लिया, हाँ तो फिर देख लो जैसा ठीक है, उससे पहले तो आप कर सकते। पर आपको क्या लग रहा है, भारत देश में अगर किसी चीज की डेट 20 होती है तो लोग पेमेंट कब करते हैं, 20 को। लेकिन ऑब्वियसली पहले कर सकता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अराइज। बड़ी गहरी बातें हैं जी। जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, इसका मतलब अगले महीने आपको पे करना। तो वो यही कह रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज। एंड ऑब्वियसली पेमेंट का मतलब ये नहीं कि उसी दिन, बट जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई हुआ अगले महीने की 20 तारीख। अच्छा, नहीं मेरे भाई, अगर तू 19 को कर रहा है तो वो जिस भी महीने का है उससे अगले महीने करेगा ना। मैं ये थोड़ा करूँ 20 से पहले जो भी डेट आ रही है। आप एक बात बताइए, आज मैं कोई चीज बेच दी मैंने, इसका मैं जीएसटी कब पे करूंगा, 20th ऑफ नवंबर। और अगर मैंने 15 नवंबर को कोई चीज बेची है उसकी पेमेंट, तो मंथ चेंज हो गया तो अगले महीने जाऊंगा ना। क्लियर है जी? ओके, अब आप समझिएगा। हाँ जी, वंस टाइम ऑफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइड, पेमेंट विल बी मेड इन द नेक्स्ट मंथ। क्या कहते हो, नोट करोगे क्या? एग्जाम्पल किधर गया, ये बोलो। एग्जांपल बना ले फिर, इसके बाद हाँ बना ले, चलो बना लिया आपने, चिराग लिख लिया था। आओ बेटी, करेंगे बेटे, अकाउंट्स भी करेंगे, माहौल बनाएंगे बेटे, पढ़ाएंगे। हाँ किसको बुला ले, दुष्यंत सर का अभी हालत ही बिगड़ी हुई है। ओल्ड एज प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द हो रहा है। डांडिया खेल लिया ना सर ने। सर डांडिया खेलने गए थे क्या, लाइव आए थे सर? स्टोरी पे डांडिया खेल रहे थे। चलिए कर लिया नोट। जल्दी जी गोरी। ओके, बहुत पढ़ेंगे बेटे आज, भर भर के माहौल बन गया है। टाइम सो गया, खत्म करा दूंगा। सर एक दिन में चैप्टर आ रहा नहीं, खत्म करा दूंगा, बंद कर दूं, पीछे वाले बंद कर दूं। हाँ जी, लिख लिया इधर, इधर संजय जी ने लिख लिया, पहले वाले नोट बना लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बना लिए, दिखाना देखो खाली पेज है सारे, वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाएंगे, लो भरो
भरोसा मैडम आप क्या दिखा रहे हो? चलिए आइए बच्चे, नहीं किस चीज के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के ना 2 पेज छोड़ दो, क्वेश्चन उसमें ना प्रैक्टिस करें। चलिए आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई जो है ना बच्चों, या तो हम गुड्स का निकालते हैं, गुड्स का अलग टाइम ऑफ सप्लाई है। देखो एसी बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, उसका टाइम सप्लाई अलग है, और सर्विसेज का अलग है। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन में बच्चे? 12। अभी एक बार फ्लो से बोलूंगा, फ्लो बनेगा, फिर उसके बाद होगा तो बता दूं। और सर्विसेज का कब है? 13। ये सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर 12 और 13, और उसके बाद हमने वैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 करा था। सेक्शन 12 जो है ना, अब आपके साथ मेरे को ये सारे पॉइंट डिस्कस करने, और फिर आपको समझ आएगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है जी, आइए। 12 सबसेक्शन 1 कहता है, बहुत ही सिंपल कहता है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि लायबिलिटी टू पे द टैक्स, यानी कि टू पे द जीएसटी ऑन गुड्स शेल अराइज एट टाइम, या फिर एज पर टाइम ऑफ। 12 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करिए और उसके बेसिस पे पेमेंट कर दिए, यानी कि द लायबिलिटी टू पे shall be determined as per time of supply। तो 12 सबसेक्शन 1 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा कैसे ये नहीं बताता। 12 सबसेक्शन 1 सिर्फ ये बताता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करोगे तो ही तो पेमेंट कर पाओगे। अब आप मुझे बताइए, अगर टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी में, तो पेमेंट कब होगी? मार्च में। ठीक है ना, तो ये आपको क्या चीज बताता है 12 सबसेक्शन। यहां तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। 12 सबसेक्शन 2 दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज ध्यान है आपको, जिसमें सप्लायर की सारी ऑब्लिगेशन। मैं अभी हेडिंग बता रहा हूं आपको। 12 सबसेक्शन 2 किस चीज के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा? फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। 12 सबसेक्शन 3 क्या बताएगा? आरसीएम बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता। देन 12 सबसेक्शन 4 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, देख लेंगे। 12 सबसेक्शन 5 रेजिडुअरी केसेस, और 12 सबसेक्शन 6 इन केस ऑफ इंटरेस्ट फीस पेमेंट। तो जब आप ये 12, एक तो आपका हो चुका है, 2 3 4 5 6 कर लोगे तो आपका गुड्स का सारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। पेपर में आपको केस स्टडी बेसिस पे आता है, कहानी बनकर आएगी जिसमें आपको पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे और फिर टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना। क्लियर है? शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा पॉइंट, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई होगा पेमेंट अगले महीने करनी पड़ेगी। तो दुकानदार क्या चाहता है, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए जल्दी से जल्दी, या डिले हो जाए तो बढ़िया, डिले हो। सरकार की कोशिश क्या रही है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू रिसीव पेमेंट ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और दुकानदार को पे करना है, तो दुकानदार तो कोशिश करेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई डिले हो जाए उस ट्रांजैक्शन का। जो भी ट्रांजैक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई आगे हो जाए तो बढ़िया है, और सरकार क्या चाहेगी, टाइम ऑफ सप्लाई जल्दी से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कौन से सेक्शन में था जी? 12 सबसेक्शन। एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जस्ट लिखा हुआ है। मान लो एक इंसान है ए, उसने बी को सेल करी। ए क्या है बेटा, सप्लायर, बी कौन है, रेसिपिएंट, और ए ने बेचा क्या, एसी। मेरा आपसे सवाल, जो इनवॉइस है वो कौन बनाएगा, ए बनाएगा। सरकार को पेमेंट कौन करेगा, ए करेगा। सो ऑल द कंप्लायंसेस आर ऑन मिस्टर ए। तो अब आप मुझे बताइए किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। वो रूल दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सबसे पहले सिर्फ इतना ही पढ़ना, आप फंस जाओगे नहीं तो मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल लाइन है, ऐसे नहीं एक साथ लाइन में पढ़ दिया होगा टाइम ऑफ सप्लाई ना। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द,
यानी कि मैं दुकानदार हूँ, मैं इनवॉइस जब इशू कर रहा हूँ वो पॉइंट लिखा हुआ। मैं इनवॉइस आपको पहले इशू करूँ, मैं इनवॉइस आपको 6 महीने बाद इशू करूँ, मैं 1 साल बाद इशू करूँ, दुकानदार को बोला जा रहा है ना डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नंबर बी पर है, और डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द सप्लायर। रिसिप्ट बोले तो पैसा। ध्यान से सुनिएगा बात को, मैंने आपको ये मोबाइल बेचा, ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरी बात नहीं हुई, आगे की लाइनें मत पढ़ी। मैंने आपको मोबाइल बेचा, टाइम ऑफ सप्लाई जानना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने इनवॉइस अगर अभी हाथ के हाथ इशू करा तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो गई, आज क्या डेट हो गई, 8 अक्टूबर। और मैंने बोला भाई पैसे दे के जा भाई, तो आपने पैसे भी आज दे दी 8 अक्टूबर। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, 8 अक्टूबर, व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ तक क्लियर है। आपने मेरे को पेमेंट करी 10th ऑफ नवंबर को, मैंने आपको आज बेचा, मैंने कहा ये ले भाई मोबाइल बॉक्स ले, मैंने बेच दिया, एंड प्लीज मैंने आपको इनवॉइस इशू कर दिया, जी हाँ कर दिया। उधारी पे बेचा ना बेटे, क्या धंधा उधारी पे नहीं चल रहा है क्या? तो महीने की उधारी होगी। मान लो अगर 8 अक्टूबर को मैंने आपको बेचा है और मैंने आपको बोला चल तू 10, और आपने पेमेंट कब करी है, 10 नवंबर। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 8 अक्टूबर और 10 नवंबर व्हिचएवर इज अर्लियर होता है बेटा, अर्लियर लिखा हुआ है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो ये सरकार एकदम क्लियर है, ओ भाई पैसे आए ना आए, इनवॉइस इशू कर दिया ना, जब पेमेंट आपको लेट मिल रही पर टाइम ऑफ सप्लाई अभी आ। ध्यान से सुनिएगा बात को, आपने मेरे को पेमेंट एडवांस में कर दी थी, 8 अगस्त को ही कर दिया, और मैंने आपको इनवॉइस कब इशू करा, 8-10। अब बताइए टाइम ऑफ सप्लाई 8-10, अर्लियर। अगस्त पहले आता है या अक्टूबर पहले आता है? अरे वो छोड़ना यार तू, अरे यार तू कंफ्यूज कर रहा था, नहीं तो आ जाए तेरी यार। सोच रहे अच्छी सोच है, लॉ और ऑडिट को लेकर, ठीक है। मुझे बताइए ये अर्लियर है रे, 8 अक्टूबर को बेचा है, वो बेचा कुछ नहीं होता रे, इनवॉइस है ना, तुम ज्यादा वो मत जाओ, आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा धीरे धीरे। इनवॉइस इशू कब हो रहा है, 8 अक्टूबर, और रिसिप्ट कब हो रहा है, पैसा एडवांस में मिलना। क्यों ऐसा नहीं होता होगा ट्रांजैक्शन में, टाइम ऑफ सप्लाई का होगा तो बोगस। अब आप लाइन पढ़िए, डेट ऑफ रिसिप्ट के आगे एक नोटिफिकेशन नंबर है 66/2017 जो कि कहता है डेट ऑफ रिसिप्ट इज। क्योंकि बेटे जब ये प्रोविजन आया था, प्लीज फोकस से सुनिएगा, जब ये प्रोविजन आया था सारे दुकानदार नाराज हो गए थे। दुकानदार कह रहा मतलब सरकार की नज़र, अगर मान लो मैंने अभी तक बेचा नहीं और मेरे को एडवांस मिल रहा है तो सरकार में से जीएसटी मांग रही है। समझ रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है व्हिचएवर अर्लियर का? मैं आपको सामान बेचूंगा 6 महीने बाद, आप मुझे एडवांस पेमेंट कर रहे हो 50% आज, और सरकार कब पैसे मांग रही है, आज। ऐसा सेल्स टैक्स में नहीं होता। जीएसटी से पहले क्या था, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में एडवांस के ऊपर नहीं होता था, और लोगों को गुस्सा आया कि भाई तुमने सेल्स टैक्स बंद करा, तब तो नहीं होता था ऐसा। तुम कह रहे हो 1 नेशन 1 टैक्स, और चक्कर में एडवांस पे पैसे लेने लग गए तुम लोग हमसे। तो सरकार ने नोटिफिकेशन लाई, आप देख सकते हैं ये नंबर, और 2017 में नोटिफिकेशन आ गई। और मैं क्या बोला कि डेट ऑफ रिसिप्ट इज नॉट रेलिवेंट। आगे क्या लिखा उसको छोड़ दीजिएगा, यानी कि आपको इसको देखना ही नहीं है, यानी कि आपके लिए लिमिट नंबर बी रेलिवेंट ही नहीं, यानी कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिमिट रेलिवेंट है, लिमिट नंबर ए। और वो भी हमने पूरी नहीं पढ़ी, पर जितनी पढ़ी है उस हिसाब से अब आंसर को रिवाइज कर दो, क्या आ जाएगा, 8। इन केस ऑफ गुड्स, वी आर इन गुड्स, यहां तक क्लियर है। दुकानदार कह रहा है ये बहुत बढ़िया हुआ भाई, एडवांस मिल जाएगा तो सही है, लगेगा ही नहीं। और पहली लाइन पढ़ के क्या पता लग रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द, मैं तो इनवॉइस इशू नहीं करूंगा, कर लो जो, मैं तो बेच रहा हूँ, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा हूँ, क्या डिले नहीं हो जाएगा टाइम से। लाइक यू आर इन माई शॉप राइट नाउ,
मैंने आपको एक सामान बेचा, मैं आपको 2 महीने बाद इनवॉइस इशू कर रहा हूं, पैसे ले लिए मैंने आपसे, ले लिए नहीं लिए मैटर नहीं करता वैसे, पर इनवॉइस को डिले करने लग गया दुकानदार। अब मुझे बताइए, क्या सरकार, अगर मैं हर दुकानदार के ऑप्शन दे दूं तो क्या वो डिले नहीं कर जाएंगे इनवॉइस? तो सरकार ने अपने हिसाब से एक डेट निकाली बेटा। सरकार ने बोला लिमिट नंबर 1 को अपडेट करना पड़ेगा। पहली लाइन तो होगी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशू। हम बताएंगे तुमको कब इशू करना है। इनवॉइस को हल्का मत समझिए, इनवॉइस के ऊपर चैप्टर है, सरकार की इनवॉइस पे नजर है, और हर दुकानदार जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट बताएगी इनवॉइस कैसे इशू होगा। आपकी मर्जी नहीं चल रही, आपके घर का काम नहीं है, आपका जब मन कर रहा है इनवॉइस इशू कर रहे हो, जब कर रहा है नहीं कर रहे। इनवॉइस इज अ सुपर लीगल डॉक्यूमेंट। आप इनवॉइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर सर हमें तो मिलता है तो फाड़ देते इनवॉइस, यू आर एंड कंज्यूमर। नो, मैकडोनल्ड से आप 2 साल पहले का इनवॉइस मांगोगे, उसके पास पड़ा होगा बेटे, समझ रहे हो? तो सरकार ने बोला कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन। और वो जब मैं आपको सिखा दूंगा कि, और ये कौन से सेक्शन में सरकार बता देगी, 31 में, और इस लिमिट के अंदर ही लिखा हुआ है विच एवर इज अर्लियर। तो ले दे के अगर मैं आपको कहानी बोलूं अब फाइनल कि सर देखो लिमिट नंबर की तो है ही नहीं, है नहीं? अभी लिखना, कलर लेकर आया हो ना, पेंसिल कलर्स, ऐसे करना भी है बेटे में, ठीक है। सो बेसिकली अभी नहीं लिखना आपको, अभी मैं समझा रहा हूं, हटा दूंगा मैं सारा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के टाइम का आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या 2 लिमिट रह गई या सिर्फ एक ही रह गई? और वो ले दे के ये रह गई, भाई सप्लायर तूने कब इशू करा, और भाई हम कब कह रहे हैं, विच एवर इज। ले दे के बाद इनवॉइस पे रह गई है बस, पेमेंट कुछ नहीं। ले दे के है when invoice is issued by the supplier और when it should have been issued whichever is earlier। अब मेरा आपसे सवाल, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैंने सेल करी है, तो मैंने तो इनवॉइस इशू करा है बेटे, मैंने सेल तो आज करी है, ठीक है, पर मैंने इनवॉइस इशू करा है 11 नवंबर को, बट द लास्ट डेट, हमने अभी रूल्स नहीं पढ़े, बट मान लो लास्ट डेट है, आज का डेट है 8 अक्टूबर, last date is 8th October to issue the invoice and I have issued the invoice on 11 November. What is the time of supply? 8 October कर दिया ना सरकार ने सेट सारा, क्योंकि अगर आप डिले कर भी दोगे तो सरकार ने 31 के अंदर सिचुएशन बना के कर देगी, टाइम सप्लाई होता है। हाँ जी, इससे पहले एक वाले एग्जांपल में तो आपने बोला था जब रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री, अभी तक तो सारी बातें, और वो तो बिगिनर लेवल, अब आप काफी बड़े हो गए। अभी मैं उसी पे वापस आ जाऊंगा, वो सही लिखा है, पर अभी आप उतने बड़े नहीं होंगे भी समझ पाओ। सर अभी कहते बड़े हो गए, सर कहते हो बड़े नहीं हुए, ऐसा क्या चाहते थे? तो नोटिफिकेशन नंबर, कैन आई से इट इज नॉट एप्लीकेबल? आई एम सॉरी, जो एडवांस वाला था नोटिफिकेशन आ गया और खत्म हो गया, लेकिन बेटे एक कैटेगरी ऑफ दुकानदार है जिनके ऊपर एडवांस की पेमेंट है, आपको नहीं पता अभी वो क्या है, बस आपको इतना समझना है कॉम्पोजिशन सप्लायर, हो सकता है अगला चैप्टर यही हो, कॉम्पोजिशन सप्लायर के ऊपर ये नोटिफिकेशन नहीं लग रही, यानी कि इनके लिए तो एडवांस पेमेंट रेलिवेंट है। अगर आपको नहीं भी पता लगा छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है पहले? अब मैं आपके साथ, अभी हम उसी के अंदर हैं कि सर कॉम्पोजिशन सप्लायर, ये क्या होता है, छोड़ देना बेटे अभी 4 क्लास 2 क्लास के, ठीक है। आई अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये सरकार कह रही है दिस इज द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस, और आइए प्रैक्टिकली सोचेंगे। सबसे पहली चीज है सप्लाई
अच्छा, हम किसके लिए जान रहे हैं? सर्विसेज के लिए और गुड्स के लिए? तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं जितना मर्जी। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ, ये क्या होता है सर? एक बात बताओ, क्या बच्चों ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया? हाँ जी, ऑर्डर नहीं। आप कौन सा पिज्जा खाओगे? नहीं, मैं तो कोई भी नहीं खिला। खा रहे थे और वही खिला दूंगा इसमें। ठीक है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है जब आप ऑर्डर करते हैं डोमिनोज से, या कैसे ऑर्डर करते हो? डोमिनोज ऐप या जोमेटो? जोमेटो, डोमिनोज से करते हो। क्यों जोमेटो से क्यों नहीं करते? अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है बेटे, मैं भी आगे से ऐसे ही करना, पर मैं पिज्जा खाता नहीं, छोड़ दिया मैंने। एनीवेज, आप जब जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, मतलब आप जाते हो जोमेटो के आउटलेट पे या वो बाइक पे आता है? बाइक पे। सपोज करो आपने डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर करा, जो पिज्जा डिलीवरी हुआ है वो जस्ट घर के बाहर, उसमें बेल बजे, आप दरवाज़ा खोलने जा ही रहे थे और आपने देखा कि उससे पिज्जा गिर गया, उसके हाथ में बॉक्स था, पिज्जा गिर गया, और वो गिरा ऐसे कि गिरा ना तो बॉक्स खुल गया और वो पिज्जा जो है वो ऐसे रिवर्स एंगल, समझ रहे हो? खाना है ना हमें पिज्जा, ठीक है। और उसको नहीं पता कि आप देख रहे हो, उसने फटाफट बॉक्स सीधा करा, पिज्जा रखा और वो बंद करके, आपने कहा ऑरिगेनो चिली, उसने कहा चलो वो लगे हुए आएगा। ठीक है, सो बेसिकली आपने ये देख लिया। अब आप मुझे बताइए, क्या आप वो पिज्जा लेंगे या उसे बोल देंगे भाई इसको वापस लेगा, मैंने देख लिया कि ऑरिगेनो इस पे तूने लगाया है। आप मुझे बताइए, आप वो लोगे पिज्जा या नहीं लोगे? नहीं लोगे, बिकॉज अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई। जब आप होम डिलीवरी, हाँ जी, वापस हो जाती है, समझ रहे? तो बेसिकली आप मुझे बताइए, क्या सेल कंप्लीट हुई थी? नहीं, सेल कंप्लीट तब होती जब वो आपको पिज्जा हैंडओवर कर देगा। तो ये वाली जो सेल है, कहने से दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। और अब मुझे बताइए, अगर आपके पास पिज्जा आ गया होता और अब आपसे गिर गया होता, तो जब पिज्जा गिरा और वो गिर गया, लग गया ऑरिगेनो उस पे, क्या कह रहा, तब भी खा लूंगा? तो भी खा लेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। बट अब क्या वो वापस लेगा? हाँ, नहीं लेगा ना। सो बेसिकली सप्लाई कब हो रही है? सप्लाई का मतलब होता है सेल। ये सेल कंप्लीट कैसे हो रही है बेटा? इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड। गुड्स प्लेस ए से प्लेस बी पे जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, तब जाके सप्लाई खत्म होगी। और दूसरा क्या होता है अदर केस, आप खुद ही गए पिज्जा हट पे, डोमिनोज पे, आपने खा लिया, क्या वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है? अब ये मत बोलिएगा कि नहीं सर मैंने तो लेके गाड़ी में रख लिया। ओ भाई, मालिक तो तू बन गया ना। मालिक बनाने के लिए दूसरे को, मेरे को सामान दुकान से निकाल के ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या ऐसी बहुत सारी सप्लाई नहीं हो रही होंगी? डोमिनोज तो अलग चीज है, मैं यूपी से कुछ सामान मंगवाया, क्या अगर वो रास्ते में ही खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूं? बिकॉज उस केस में क्या हो गया? सप्लाई इन्वॉल्व्स। और अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, आपको इनवॉइस कब इशू करना है? ये इनवॉइस है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सेक्शन 31 कहता है सप्लाई पूरी हो या ना हो, तेरी फैक्ट्री से सामान निकल रहा है, तेरी दुकान से सामान निकल रहा है, इनवॉइस उसी टाइम इशू होना चाहिए।
डोमिनोज वाला जो है जब आपको गुड्स पकड़ा देता है तब इनवॉइस नहीं इशू करता, जब उसकी दुकान से आउटलेट से पिज्जा निकल रहा है, इट हैज टू बी विद द इनवॉइस। इफ इट इज नॉट विद इनवॉइस दैट्स अ डिफॉल्ट। अब आप मुझे बताइए वो जो एग्जांपल मैंने लिखवाया था, जो आप कह रहे थे कि सर उसमें कुछ और लिखा है, अब आपको समझ आया उनके गुड्स रिमूव कब हो रहे थे? पढ़ लो एक बार उस एग्जांपल को दोबारा आ जाओ। सर 20 अक्टूबर गुड्स रिमूव कब हो रहे थे जी? 20 अक्टूबर और आप कब इनवॉइस इशू कर रहे थे? इसके अलावा तो कोई और ट्रिगर पॉइंट रेलेवेंट ही नहीं है। विच एवर इज 20 अक्टूबर पेमेंट वाला मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? और आप मुझे बताइए कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया बच्चे? एंड ऑब्वियसली सर हर केस पे तो सप्लाई ऐसे नहीं होती होगी, ट्रक जा रहा है या कुछ जा रहा है, बाइक जा रही है, तो वो अदर केस हो गए। जैसे कि आप खुद ही शॉप पे गए, आपने सामान खरीद लिया, आप जैसे बिग बाजार जाते हो, आप एसी, टीवी, मोबाइल, बाइक कुछ भी खरीद रहे हो आप, क्या उसमें आप अपने घर तक बुला रहे हो उसको? नहीं, तो वो अदर केस आएगा, टेक अवे। तो उसमें क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ, जैसे आपको पकड़ा दिया मैंने सप्लायर। आप मैकडॉनल्ड्स पे गए और मैकडॉनल्ड्स में अभी वो जो ट्रे आई थी अभी आपने उठाई नहीं थी पर वो गिर गई, डिलीवरी थोड़ा हुई अभी तक, तो वो सप्लाई उसको टेक्निकली तो नहीं बोलोगे ना, आप ये थोड़ा बोलोगे चलो कोई बात, ठीक है? तो मैं जबरदस्ती की बात कर रहा हूँ। अदर केसेस क्या हो गया? आप जाके आपने खाया तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द, कहने का मतलब ये है आपकी दुकान से गुड्स बिना इनवॉइस के निकल नहीं रहे। चाहे आप वहां जाके खा लो तो भी इनवॉइस है आपके पास, और अगर आप डिलीवर करोगे तो दुकान से निकलते ही इनवॉइस है। सरकार ने एक भी दिन की छूट नहीं दी है, गुड्स अगर दुकान से निकल रहे हैं इनवॉइस के साथ निकलेंगे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको ठीक है, अभी लिखने का तो भी कोई काम ऐसा नहीं है, एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूं बस इसको। तो क्या कहानी है बच्चे? इनवॉइस हम इशू कब कर रहे हैं? इफ इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, इफ इट डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल टू द रिसीवर। सेट है जी यहां तक कहानी? ये गुड्स है भाई, गुड्स है, सर्विसेज की बात नहीं है। ये सब आपको भी नहीं करना है ऑन अप्रूवल। और ये आई फॉरवर्ड चार्ज खत्म हो गया, बट एक एग्जांपल नोट कर लीजिए। नहीं कैसे लिखो, इसी में ही नोट करवा दूं क्या? अभी आप क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो? कर फिर कॉपी कर लो, है ना? कर लो, साथ साथ कर लो, क्योंकि ना फिर वो जल्दी कॉन्सेप्ट आ गया। ये लिख लिया था, ये ओवरव्यू भी लिख लो बच्चे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सर्विसेज में भी कुछ लिखना है क्या? 13 नहीं, अभी इसको एकदम ऐसे कर ले जब 13 शुरू करेंगे। अगर मैं तुम्हें सही मायने में बोलूं, सर्विसेज भी जो है ये वाला सेम है 13(1), ठीक है? ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ही है, हाँ, आरसीएम का है, ये वाउचर का है, रेजिडुअरी है, और ये है इंटरेस्ट फीस। ठीक है बच्चे, एक बार इसका एग्जैक्ट वो बना लो, ठीक है? हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? 12(6) में इंटरेस्ट वाला बंद कर दूं क्या? ये लोग करिए बढ़ा दे, कम कर सकता हूं क्या? गलती नहीं लगा, ये वाला चलाना है क्या? इसी का, ठीक है? क्या है? ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट टाइम और फीस। ये राइटिंग खराब है, ये मेरी नहीं है बड़े हैंड राइटिंग।
ये लिख लो रे, सर इसके आगे का लिख लिया नहीं सारा? यार अभी तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा तुम्हें फिर। क्या करा? परमीत जी ने लिख लिया? सर्विसेज वाला दिखाते हैं सेम है रे, पूरा सेम है। सारा सेम। फॉरवर्ड चार्ज, आरसीएम, वाउचर, रेजिडुअरी इंटरेस्ट। ओके। सर्विसेज में सेम ही चलेगा, ठीक है। अच्छा एक ये एग्जांपल देखना बच्चे, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, और इसकी डिटेल जो है आप लोगों ने सीधा वही आंसर ही देख लिया या कैलकुलेट करा है? एग्रीमेंट है जी, ठीक है। एग्रीमेंट कब हुआ है? 10/10 को। गुड्स डिस्पैच कब हुआ है? और इनवॉइस भी कब इशू कर दिया भाई ने? लो जी लो, तो बहुत ही आसान। और गुड्स रिसीव हुए 15, बैलेंस पेमेंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या मुझे रीजन बता सकते हैं? मैं एक बार आपको ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई, आप एक बार ध्यान से सुनना कि उसको लिखा कैसे जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज आइडेंटिफाइड एज अंडर। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर 1, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 till which invoice should have been issued, whichever is earlier. Point number B, date of receipt of goods. However, as per notification number 66/2017, advance date of receipt is not relevant. Therefore, time of supply is to be identified only as per point number A, which is date of issue of invoice as per supplier. और invoice इसने कब issue करी है? And what is the last date? जब dispatch करे। Therefore, time of supply is। आपको ऐसे पूरे elaborate करके समझाना, समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? सर ये देखे तो पहले वाला पॉइंट इनवैलिड हो जाता है, वो देखिए नहीं, एकदम सही। कौन सा डिस्पैच वाला? यहाँ पे तुमने डिस्पैच कब करा? 20/10। वो तो तू दुकानदार है ना, तू लेट करेगा तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा लेट कर दूंगा, समझ रहे? आप अपनी मर्जी से आप कर ही नहीं रहे, तो आपको क्या लग रहा है सरकार आपको पकड़ेगी नहीं? कल को जब पकड़ेगी तो टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के तो पेमेंट का वो देखूंगा। अपनी लास्ट डेट देखेगी। हाँ, वो लास्ट डेट देखेगी और बोलूंगा मैं 6 महीने वाला हूँ, ब्याज लूंगा तेरे से। समझ ना, वो पूरा सीक्वेंसिंग है। जैसे कि रहने दो, यहां तक क्लियर है ना सब बच्चों को? अच्छा, जस्ट ऐसे ही ना एक चीज मैं बोल रहा हूँ, उसको बाद में नोट करना। गुड्स के लिए रेलेवेंट नहीं है बट सर्विसेज के लिए होगा, बट वो बात है। क्या मैं कह सकता हूँ उनको डेट ऑफ रिसिप्ट लिखा तो हुआ था ना, मतलब कि आपको रिसीव कब हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव कब हो रहा है? जब बैंक अकाउंट में आ रहा है या जब आप बुक्स में एंट्री डाल रहे हो कि मुझे रिसीव हो? मेरे कहने का मतलब है आपने जब मेरे को चेक दिया तो अकाउंटेंट ने एंट्री कब डाली? आज चेक दिया आपने, आज ही डालूंगा। और बैंक में कब जाएगा? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, व्हाटएवर जब भी जमा करूंगा। सो व्हाट शुड बी द डेट ऑफ रिसिप्ट? Date on which receipt is recorded in the books of supplier or date of credit in the bank, whichever is नोट्स बोल के नहीं पता, ठीक है वो हो गया मिक्स, कोई बात, माहौल बन गया, ठीक है। मेरी एक चीज समझिएगा, अगर सपोज करो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा,
ठीक है सर, मैं तो खाते बनाता ही नहीं, लेकिन बैंक में गया हुआ, अब रिसिप्ट तो ले लूंगा फिर भी। सपोज करो अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड टुडे, आज का डेट है बच्चे 8th अक्टूबर, एंड यू आर रिकॉर्डिंग इन योर बुक्स ऑन 8th of December. So what is the date of receipt? 8th of, ध्यान रखना इस बात, सर्विस का करना गए तो लग ही नहीं रहा था आपको, इससे तो मिलेगा ही। सर्विस के अंदर आ जाए। सर्विस का है ऑर्डर लिख ना ना ऐसा कुछ मत लिख कभी कि ये सर्विस के लिए रेलेवेंट है, अभी जब हो जाएगा तो मैं अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है कि डेट ऑफ रिसिप्ट का मतलब क्या है? डेट ऑन विच रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। मतलब भाई साहब पासबुक, समझते हो ना बेटे? पासबुक फाउंडेशन में करा था ना, याद आ रहा है? वेरी 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 गुड। आ जाइए, ये तो छोड़ना नहीं लिखने का भी। 12 सबसेक्शन 3 आरसीएम। क्या आप मुझे समझा सकते हैं आरसीएम क्या होता है? एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। बिल्कुल, और ये सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करेगा ये? क्योंकि हम अभी गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई सीख रहे हैं। और क्या ये जो सप्लायर है, ये जो बिल बनाएगा, क्या ये जीएसटी चार्ज करेगा? सप्लायर जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं। तो ये जो रेसिपिएंट है ये खुद जाके क्या करेगा? पे करेगा। अब सवाल ये है, ये पे तो तब करेगा ना जब इसको टाइम ऑफ सप्लाई समझ आएगा, क्योंकि जब इस ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तभी तो अगले महीने की 20 तारीख को पेमेंट करेगा। तो सवाल ये है कि आरसीएम बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकले। और ये हु वांट्स टू नो दिस, सप्लायर और रेसिपिएंट? रेसिपिएंट, बिकॉज ही हैज टू गो एंड पे। और उसके अंदर बेटे कितनी लिमिट है? 3 लिमिट। सबसे पहली है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय दी रेसिपिएंट। कहने का मतलब है, सपोज करो इसके पास गुड्स पहुंचे 12 अक्टूबर, ठीक है जी। गुड्स कब पहुंचे भाई के पास? 12 अक्टूबर। तो पहली लिमिट क्या हो गई? मान लो 12 अक्टूबर, आज मैंने बेचा, 12 को पहुंच गया। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट बाय दी पेमेंट इज रेलिवेंट है। फॉरवर्ड चार्ज में वो पेमेंट रिसिप्ट रेलिवेंट थी या नहीं थी? आरसीएम में है। आरसीएम में पेमेंट का बोलिए रेलिवेंट है। और मान लो इसने जो इसको पेमेंट करी थी वो 10 अगस्त को कर दी थी, यू कैन से एडवांस पेमेंट, क्या होगा उसमें? इररिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में इररिलेवेंट है। तो 10 अगस्त को जी हमने तो पेमेंट कर दी थी, पेमेंट बाय दी रेसिपिएंट। और तीसरा क्या है? इनवॉइस डेट। किसने इशू करा इनवॉइस? छोटी छोटी बात लिखी, इस पर अटकेगी क्वेश्चन। जब वो इनवॉइस ये भी दे देना और वो बोलेगा उसने भी कोई इनवॉइस इशू कर दी है, ऐसी आप फंस जाओगे। इनवॉइस किसने इशू करा है? सप्लायर ने। और उसमें कितने दिन जोड़ने हैं जी? 30 दिन। तो मान के चल लो अगर ये इनवॉइस 10 अक्टूबर का है, लाइक सपोजिंगली द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 10th अक्टूबर, तो 10th अक्टूबर में कितने दिन जोड़ूंगा मैं? 30 डेज। तो 10th अक्टूबर 10th को छोड़ दीजिएगा, तो 30 डेज कितने हो जाएंगे? वैसे अक्टूबर के कितने हो गए? अगर 10 अक्टूबर का 31 का है ना, हाँ, तो 21 डेज और 9 डेज और कितना हो गया? 9th of November। हाँ जी, ये रूल है, लॉ में लिखा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम की 3 लिमिट है, ये 3 लिमिट को। और अभी आप ज़्यादा गहरा मत सोचिए, तीनों की डेट दिख रही है आपको। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर, विच मीन्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10th ऑफ। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात रिवाइज करूं, देखो आरसीएम आप समझते हो, सप्लायर है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा, उसके लिए कितनी लिमिट लगेगी? टोटल 3। सबसे पहली क्या थी? सबसे पहली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरी डेट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर,
और पेमेंट का मतलब क्या है मालूम है? डेट ऑन विच इट इज रिकॉर्डेड बाय द सप्लायर और डेट ऑन विच इट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड। डेट ऑफ पेमेंट क्या बोला आपने? दूसरी लिमिट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट बाय सप्लायर। व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट? सप्लायर का देखूंगा ना मैं, which means when supplier has recorded in his books or when the amount is debited from his passbook. I am not looking into recipient books, no, I am looking into suppliers book. और तीसरा क्या हो गया? Invoice, date of issue of invoice by the supplier plus, और ये तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आ जाएगा। सर आपने इसमें डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसीविंग हाँ जी बोल दे। की पॉइंट जो आपने बोला डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसीविंग है ना, पॉइंट चेक करना कैसे बताना दोबारा? डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट। पेमेंट तो रेसिपिएंट कर रहा ना मेरे भाई, तो मैं पेमेंट ले रहा हूँ, मैं रिसिप्ट नहीं ले रहा। ये पेमेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हुआ या बैंक में डेबिट कब हुआ। प्लीज पासबुक की बात कर रहा हूँ मैं, विच एवर इज अर्ली। सप्लायर इज रिसीविंग, हु इज पेइंग, रेसिपिएंट, तो मैं उसकी बुक से देख रहा हूँ। एक बात बताओ, तुमने अभी अभी ये रिसिप्ट देखा था, ठीक है? रिसिप्ट का मतलब क्या निकाला हमने? जब भी रिकॉर्ड करा, किसने रिकॉर्ड करा? सप्लायर। ही इज द वन हु विल रिसीव, तो वो कब रिकॉर्ड कर रहा है और उसके अकाउंट में कब क्रेडिट हो रहा है। तो बेटे पेमेंट का काउंटर नहीं करो। ये जो बंदा है जो पे कर रहा है, यहां पे लिमिट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट? व्हेन पेमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द supplier. Supplier is recipient, no. A और B है, ये supplier है तो he will receive, no, and B he will pay. तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ? डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जब भी आप बुक्स में करा, या डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और रही बात पेमेंट की, तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी रिकॉर्ड करा, या आप क्या करोगे? डेट ऑफ, आई एम सॉरी, डेट ऑफ डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज। नहीं समझ आया तो भी छोड़ दो, हो सकता है थोड़े से डेवलप हो जाओगे, समझ आ जाए। बेटे जब मैं आरसीएम के लिए इसकी बुक्स देख रहा हूं तो इसी के एंगल से देखूंगा ना सारा, कि भाई तूने रिसीव कब करे, तूने पेमेंट कब करी। और तीसरा इनवॉइस, इनवॉइस किसने इशू करा था भाई? सप्लायर ने, और उसकी कितने जोड़ दूंगा? 30। बताइए यहां तक क्लियर है? पहले आपको ध्यान से सुनिएगा बात को भी, आती रहेंगी अभी बातें भी, सुनते जाइएगा भैया। ये लाइन बड़ी जरूरी है, ये वाली लाइन बच्चा भूल जाता है, नोट्स में लिखी हुई है बात। If it is not possible to determine time of supply as per A or B or C due to any reason, आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल रहा, गुड्स कब रिसीव हुए रिकॉर्ड्स ही नहीं है, पेमेंट का कोई हिसाब नहीं मिल रहा, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एंट्री ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ रिसीप्ट। वो कह रहे हैं अगर ए बी सी की वजह से नहीं निकल रहा तो वो क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ एंट्री। एंट्री होता है परचेज की एंट्री, जर्नल एंट्री तरीके से कह सकते हो, ऑफ रिसिप्ट सप्लाई इन द बुक्स ऑफ। मैं किसकी बुक्स रेफर कर रहा हूं? अगर नहीं हो रहा तो भी रेसिपिएंट के पास ही। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर नहीं हो रहा ना भाई, तो एंट्री ऑफ रिसिप्ट ऑफ, इसे जब भी जर्नल एंट्री बोलोगे सर जर्नल एंट्री था, तो भाई अगर फैक्ट्री का कोई रजिस्टर होगा जिसमें गुड्स आए हैं कुछ, वो देख लूंगा। आपको इसको इलैबोरेट नहीं करना होगा, आपको इस वर्ड को एग्जैक्ट लिखना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आरसीएम का क्वेश्चन आ जाए और बोले कि आरसीएम में बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा
कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई। कहिए सब क्लियर है, ऑल क्लियर टिल हियर। थोड़ा सा सपोर्ट करना बेटे, बस एक बार ये करा के ना प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार मुझे रिवाइज करा दो, 12 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था? क्या कहता था 12 सबसेक्शन 1? लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। 12 सबसेक्शन 2 क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर दो लिमिट्स होती हैं, लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी तो खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ए बची है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 व्हिचएवर इज अर्लियर। और 31 क्या कहता है, गुड्स रिमूव हो रहे हैं सप्लाई कंप्लीट करने के लिए, यानी कि सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो डेट ऑफ रिमूवल, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर इसके बाद आ गया 12 सबसेक्शन 3 दैट वाज आरसीएम, और यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम कितनी लिमिट्स थी? 3 लिमिट। पॉइंट नंबर 1, लिमिट नंबर 1 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड डेट ऑफ पेमेंट, एंड थर्ड इनवॉइस डेट बाय द सप्लायर प्लस 30 डेज। इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर या लेटर, और अगर आप ये नहीं निकाल पाए तो डेट ऑफ एंट्री ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ रिसीट। सेट है कहानी यार? ओके, डाउट है? हाँ जी बोलो। नहीं नोट तो नहीं करना, नोट क्या पूछ रहे थे? नहीं अभी नहीं करना, अभी कुछ बोलूंगा बेटे। डेट ऑफ पेमेंट के अंदर एक बात बताओ, पे कौन करेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट? तो मैं रेसिपिएंट को बोलूंगा तू मुझे बता तूने बुक्स में कब रिकॉर्ड करा, और तू मुझे बता तेरे बैंक से कब निकला, व्हिचएवर इज अर्लियर वो पेमेंट। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट बिट, अगला हेडिंग डाल लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। क्या होता है वाउचर, कुछ आइडिया? ये वाला इसमें चला। एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है मतलब जैसे अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, तो आपको लोग सौरभ सर को गिफ्ट करते हैं पूरा बैच में, कभी ऐसा डिस्कशन होता है ग्रुप में, बनाया हाँ नहीं बनाया, बना लो बेटे। हाँ मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं बेटे। मेरी ब्लेसिंग आप सभी बच्चों के साथ। सैटरडे को, सैटरडे दशमी, हाँ मतलब दशमी को होता है ना, टुडे 6 नहीं डेट वो जो नवरात्र 6 है, षष्ठी बोलते हैं ना, तो कब है दशहरा, कब है? ओहो 12 को होगा, 11 को 9 भी है ना, तो 12 नहीं 12 दिखा रहा है भाई, हाँ तो 12 ही है ना, 11 को 9 भी है। जब भी दशहरा पार्टी दो, दशहरे की पार्टी दिवाली की नहीं पार्टी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों ने सबने डिसाइड करा कि दिवाली आएगी तो सौरभ सर को गिफ्ट करते हैं मार्च में, उनका तो मेरे टाइम पे तेरा दिसंबर है, ठीक है। सो बेसिकली क्या ऐसा हो सकता है, अगर जैसे सपोजिंगली आपने सोचा तो क्या गिफ्ट करने की सोचोगे, गाड़ी और उनके अलावा और क्या आपके दिमाग में आया? दैट इज वेरी, मैं वैसे अच्छा आइडिया है, इधर लगा सकते हैं। सोचो यहाँ पे लगाओ, मोटिवेशन लेवल अनदर लेवल नहीं बढ़ेगी। अभी दोबारा आ जाएगा, अभी देख रहे हो ना इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी हार गई,
कांग्रेस वैसे क्या रिजल्ट रहा फाइनल पता है किसी को? अभी हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर में तो हार गए वो पूरे तरीके से। कांग्रेस अरे हाँ नहीं बीजेपी, हाँ हरियाणा में आई थिंक ठीक हो गया, स्टार्टिंग में कम आ रहा था पर अभी वो आई थिंक बीजेपी है। हरियाणा में मुश्किल है सर पर इस बार थोड़ा मुश्किल है हरियाणा में थोड़ा इस बार। पता नहीं 48 तो हो गई थी यार 90 में से बस मेरे सर वो देखे। थोड़ा चल रहा है ना उनका थोड़ा आपस का झगड़ा वो नेशनल वगैरह। ठीक है तो सपोज करो जैसे अभी तो वो भी तो आ रहा है, चिल्ड्रंस डे भी तो आ रहा है। आप दो 14 नवंबर पार्टी में को आप पार्टी को चिल्ड्रंस, यार तुम्हें सिस्टम ही नहीं बताता हूँ यार। चिल्ड्रंस डे पे बच्चे पार्टी देते हैं, टीचर्स डे पे हमने पार्टी दी थी आपको याद है? गलत कर दिया हाँ, तब तो आपने प्रोटेस्ट नहीं करा कि सर ये गलत है। तब तो बेटे गोलगप्पे खा गए सारे लोग। तुम नहीं आए क्यों? ठीक है तो सपोज करो चिल्ड्रंस डे पे बच्चों ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, ठीक है, और अलग यही कि सब बच्चे मिलके, और बेटे इतना रिलैक्सेशन कर सकता हूँ, दुष्यंत सर को गिफ्ट मत देना, मुझे दे देना कोई बात नहीं। ठीक है तो आपने सपोज सब बच्चों ने सोचा कि सौरभ सर को गिफ्ट कर, और आप मुझे बताइए कि क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं गिफ्ट के। क्या मैं कह सकता हूँ हर बच्चे के अलग अलग पॉइंट आए? कोई बच्चा बोलेगा सर को गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर को बाइक दे देते हैं, कोई बच्चा बोलेगा घर गिफ्ट कर देते हैं, गोल्ड गिफ्ट कर देते हैं, आईफोन। सर कौन है उनसे? झगड़ा हो जाएगा बेटा आपके बीच में, सर इसीलिए छोड़ो गिफ्ट है ठीक है? ठीक है ना? कोई बच्चा कहेगा एक्टिवा गिफ्ट कर देते हैं 6 गियर वाली सब। प्राइवेट जेट इधर जगह खाली तो है, यहीं पे सीधा आऊंगा। आइडिया तो अच्छा है, तो जगह तो खाली है, पर बीच में तारों में अटक जाएगा। क्योंकि सरकार किसकी है? वो झाड़ू लग रहा है ये। ठीक है सो बेसिकली ऐसे बच्चों के बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और बच्चों ने बोला एक काम करते हैं, सर को ना एक वाउचर दे देते हैं, गिफ्ट वाउचर। सर खुद ही ले लेंगे, गाड़ी लेनी है, घर लेना, जो भी करना खुद ही लेना। 500 रुपए का बेटे मैं 500 में खुश हूँ, तुम 2 तो सही करो आंसर। वो बता वो भी नहीं दोगे तुम। ठीक है नहीं तो मजाक की बात है, पर मुझे बच्चों से कोई गिफ्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि बेटे मुझे उम्मीद ही नहीं है तुम। सर 2000 करोड़ देंगे। कितने? 2000 करोड़। 2000 करोड़ मैं ओवर एक्सपेक्ट ही कर लेता हूँ वैसे। 2000 करोड़ बना दिए। हाँ ठीक है तो बेसिकली आपने क्या करा बच्चे, आपने रादर देन कोई गिफ्ट दिया, आपने ना एक वाउचर दिया। आपको पता है गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? आप बच्चे शॉपर स्टॉप में, शॉपर स्टॉप में कितने बच्चे हैं? शॉपर स्टॉप में, सिटी वॉक में शॉपर स्टॉप, बहुत सारे उधर। शॉपर स्टॉप क्या होता है, एक सिंगल जगह पे मल्टीपल ब्रांड मिल जाते हैं। कुछ शूज़ लेने, नाइकी, एडिडास, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, बेल्ट्स, व्हाटएवर, ठीक है, सारा सामान आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो आपने क्या करा, आपने ना शॉपर स्टॉप में गए और आपने काउंटर पे उनको 5000 रुपये दिए। उसने कहा आपने कुछ सामान लिया? आपने कहा नहीं। आपने बोला अब बस हमें ना इसका एक गिफ्ट वाउचर दे। तो वो एक कार्ड में उस प्राइस को लोड कर देता है, सो दैट, और उसकी वैलिडिटी होती होगी, उसके अंदर नहीं जाना मुझे, उस वाउचर के अंदर 5000 रुपये लोडेड है। और कोई अगर आपने वो मुझे दिया तो मैं वहाँ पे जाके कितने रुपए तक की शॉपिंग कर सकता हूँ? 5000।
सो क्योंकि वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो आपने शॉप में जाके 5,000 दिए और वो शॉप वाले ने काउंटर पे आपको वाउचर दिया। मेरा आपसे सवाल है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, क्या कोई सामान बिक गया अभी? उस दुकान से निकला कुछ? नहीं। अब आप मुझे बताइए, उस 5,000 के वाउचर में मैं क्या खरीद सकता हूँ? क्या मैं शर्ट खरीद सकता हूँ, टी शर्ट, परफ्यूम्स, उधर बेल्ट्स लगे, वो ट्रॉलीज भी हैं, वो भी रखी हुई हैं उधर, तो कुछ भी खरीद सकते। तो उस पर तो अलग अलग रेट है। तो जब उसने वाउचर इशू करा, मान लो मैंने वो इशू करा, लोड करा, मैंने आपको दिया, क्या मुझे पता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ? क्या मुझे पता लग रहा है वो जो बंदे को जो आपने दिया, वो जब आएगा वो क्या खरीदेगा? नहीं। तो मैं दो कैटेगरी बना रहा हूँ। इफ सप्लाई, ये वाला पढ़ना, इफ सप्लाई कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ, आई एम इशूइंग द वाउचर और मुझे पता ही नहीं है बिकेगा क्या। और दूसरा क्या है, इफ सप्लाई कैन बी आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। मान लो आपने 5,000 का गीतांजलि सलोन का वाउचर दिया होता, तो हालांकि वहां पे भी फर्दर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, कलर कराना, हेयर कट कराना, मल्टीपल, लेकिन मान लो सिर्फ उसने बोला कि वाउचर हेयर कट का है, तो उसे पता है ना जो भी बंदा आएगा हेयर कट कराएगा इस वाउचर को। कहने का मतलब है, व्हेन आई हैव इशूड यू द वाउचर, दो बातें हो सकती है, या तो मुझे पता है कि इसके अगेंस्ट क्या होगा, या तो मुझे पता है मेरी दुकान पे इतना सामान है, कौन सा निकले मुझे नहीं पता, और उस पर अलग अलग रेट है। तो आप मुझे बताइए मैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालूंगा? अगर तो जैसे मैंने जो केस बनाया, क्या हमारे केस में जो आप गए शॉपर स्टॉप में, इट कैन बी आइडेंटिफाइड या कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यानी कि जब वो इंसान आएगा कि वो सामान लेगा, तो तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। यानी कि सोच के देखिए, शॉपर स्टॉप ने आज 5,000 पकड़े, ठीक है, लेकिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा है? जब वो रिडीम, एंड इट मेक सेंस, क्योंकि एडवांस पे तो वैसे भी नहीं लगाना था ना, एडवांस पे तो वैसे ही नहीं लगाना था। आपने 5,000 दिए, मैंने आपको वाउचर दिए, मैंने बेचा आपको कुछ नहीं बेचा, तो जब आप खरीदोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा उस टाइम। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर सप्लाई कैन बी आइडेंटिफाइड, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा है? तो गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ हो गई? आप आए, आपने 5,000 दिए, मैंने आपको इशू कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई तो यही वाला ले लिया। लॉजिकली क्या ये एडवांस पेमेंट नहीं हो गई? हो गई तो हो गई। इस केस में हाँ जी, वाउचर बनवाया तो उसको पता है यूज तो हो गई होगा, वो तो है, लेकिन तेरे को ये, हाँ ठीक है, वो चीज़ कह सकता है, अगर उसने टाइम लिमिट क्रॉस करी तो invalid हो जाएगा। टाइम लिमिट पे तो अभी मैं जा ही नहीं सकता। तू बस ये बता, तूने आज वाउचर बनाया, टुडे इज 8 अक्टूबर, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ 12 दिसंबर को, तो क्या कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि पेमेंट मेरे को 8 को मिली है और मैंने सर्विस या गुड्स कब बेचे? 12 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई ये पकड़ा जा रहा है। तो क्या ये एडवांस पेमेंट पे के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी नहीं हो गई? हो गई। समझ रहे हो? मेरे को आपको, हाँ एक सेकंड दियो, मेरे को आपको बस ये एनलाइटन करना था, क्योंकि ये जब आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा ये तो एडवांस है। अगर मैं आपको पेपर के लेवल पे बोलूँ, आपको क्लियर दिया होगा वाउचर हैज बीन इशूड एंड सप्लाई कैन बी आइडेंटिफाइड, वो बोलेगा कि उसकी शॉप सिर्फ शूज की है, वो जो वाउचर इशू करा है, सिंस सप्लाई कैन बी आइडेंटिफाइड, द टाइम ऑफ सप्लाई इज इशू ऑफ, and if supply cannot be identified, time of supply will be redemption of। देख दोस्त, अगर रेट शूज में अलग अलग तो हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन अगर तेरे को ये, क्योंकि शूज के ऊपर जनरली रेट एक ही होता है, समझ रहे, क्लोथिंग हो गया, शूज हो गया, तो इसलिए वो चीज़ कहाँ पर आ जाती है? इशू में। तो देखो, शॉप तो अलग नहीं होती, अब वो मैंने तुम्हें अभी कराया नहीं हुआ है, वो उसी पैन नंबर पे 2-3 दुकानें होती हैं, वो समझ रहे, तो जो भी इशू कर रहा है ना, उसी के बात ही कर रहा हूँ। अब मैं इशू कर रहा हूँ, दुकान से कोई और रहा है, तो फिर उससे जब उसके बीच में मेरे सेटलमेंट, उसके अंदर नहीं जाना आपने, समझ रहे, वो तो हिल जाएगी बात। मुझे बताइए, क्या आपको 12 सबसेक्शन 4 क्लियर है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर में सीधी सी बात है, सर जब वाउचर को इशू करा
क्या मुझे पता है कि क्या सप्लाई करूंगा, क्या सप्लाई कैन बी आइडेंटिफाइड? यस, तो टाइम सप्लाई क्या हो जाएगा? इशू ऑफ वाउचर। एंड इफ इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। कहने को दो ही ऑप्शन है ना, या तो इशू ऑफ वाउचर या फिर रिडेम्पशन। कहिए साहब, क्लियर है? बॉयज बेटे खत्म होने वाला है बेटा। 12 सबसेक्शन 6 है, छोटा सा पॉइंट है, खत्म है। टाइम ऑफ सप्लाई 12 सबसेक्शन 5 पर आऊंगा, छोटा सा वो थ्योरेटिकल है इसलिए उसको अभी पहले लिखा भी नहीं हुआ। सर अगर वाउचर रिडीम नहीं करता कोई तो क्या करेंगे? तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो वैलिडिटी होती है उस दिन पे हो जाता है। वाउचर के अंदर वही वैलिडिटी होती है, कुछ होता है वैसे हो जाता है। नहीं, जैसे हमने रिडीम नहीं किया, ठीक है, और तो हमने जीएसटी पे नहीं किया, मतलब पे कर दिया है हमने अपने हिसाब से, डेट के हिसाब से, लेकिन हमने रिडीम नहीं किया, नाम से बेनिफिट मिला, तो उसको जीएसटी तो माना जाएगा। एक बार फिर से बोलिए। सर आज की डेट में इशू कर दिया वाउचर स्पेसिफाइड सप्लाई के लिए। अच्छा। अगले महीने हमने इशू कर दिया, नहीं कर दिया, लेकिन उसके बाद देख, अगर अब मैं कस्टमर से ले चुका हूँ और मैं सरकार को भी दे दूँ, अगर मैं कस्टमर वापस नहीं करा तो सरकार बस चला गया। सर समझ रहे? तो कोई आदमी तो खत्म नहीं है ना, हमारे तो वेस्ट वेस्ट में नहीं, वो तो करेगा ही करेगा आगे फिर तो पर वो सरकार को चला गया तो वो चला तो गया। जाएगा। समझ रहे? चलिए लास्ट पॉइंट है बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इंटरेस्ट। आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंटरेस्ट की बात करी थी। मैंने बोला था कि ये 50,000 की चीज़ है, मैं आपको 20,000 का दे रहा हूँ, आप लेट कर देना और इंटरेस्ट कितना लगा दूंगा? 30,000। तो हमने देखा था कि जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी फीस होती है वो वैल्यू के अंदर जुड़ जाती है। लेकिन अब आप जरा इसको थोड़ा और एलाबोरेटेड सोचिएगा। मैंने आपको ए ने बी को एक एसी बेचा है। प्लीज एसी का जो प्राइस है वो कितना है बच्चे? 50,000। और मैं क्या कह रहा हूं, देख भाई एसी का बिल कितने का बनाऊंगा? 20,000। बिल कितने का बन रहा है बेटा? 20,000 का। आप मुझे बताइए, और आज क्या डेट है? 8 तो मैंने कहा 20,000 तो दे जाना अभी। तो अब मुझे बताओ, इस 20,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो अभी आ गया। और फिर मैंने बोला कि तेरे को ना 1 महीने का मैं टाइम दे रहा हूँ और तू टाइम पर मत आ जियो, लेट आई। तो वो लेट आया, और वो लेट कब आया? अच्छा, मैंने बेचा कब? 8 अक्टूबर। तो उसमें 1 महीना जोड़ोगे, 8 नवंबर। मैंने कहा 1 महीने बाद आई हो, यानी कि कब आई हो? 8 दिसंबर। और क्योंकि तू मुझे लेट पेमेंट करेगा, ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने ऊपर में ना बोल दिया कि उसने पेमेंट कर दी, तो उसने पेमेंट नहीं करी है। मैंने इसको किस पे बेचा बच्चे? क्रेडिट। फिर से बोलता हूँ एक बार, 8 तारीख को एक एसी जो कि 50,000 का था, मैंने उसको कितने का बेचा? 20,000। वो पैसे दे रहा था, मैंने कहा वापस ले दे इस पैसे को, वो पैसे नहीं चाहिए, मैं उधारी पे सेल दिखाऊंगा। समझ रहे हो? तो एसी कितने का बेचा मैंने, दिखाया कितने का। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? ऑब्वियसली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्ली। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आज के दिन ही आ गया, उसकी गाड़ी में लोड करा दिया मैंने। इसका टाइम सप्लाई तो अभी आ गया, उसको मैंने टाइम दिया था 1 महीने का, मैं बोला उससे लेट आई, और वो लेट कब आया? 8 बार। अब आप मुझे बताइए, उसने मेरे को कितने रुपए पे करेगा वो? सवाल ये है, इस 30,000 पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, और इसके ऊपर जीएसटी पे भी करा जाएगा। बट ऑब्वियसली मुझे इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो जानना है ना। इसका टाइम ऑफ सप्लाई पहले वाले दिन तो नहीं हो सकता ना, डेट ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई in relation to interest is the date of receipt। ध्यान से सुनिएगा बात को, एक ही ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली जो गुड्स का बिल बना उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो अलग है, और जो ब्याज आपको मिल रहा है उसका टाइम ऑफ सप्लाई की डेट अलग है, और उसके बेसिस पे आप इसके ऊपर जीएसटी अगली 20 तारीख को पे करोगे। मेरा आपसे सवाल है, मैंने उसे बोला था 30,000 दियो, उसने कहा सर जी कुछ माफ कर दो। मैं कहा कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे नहीं सर, मैं तो 20,000 ही दे पाऊंगा। अब वो जो करना करो, फिसल गया बेटे वो। और क्या रियल सेंस में भी ऐसे होता नहीं होगा? जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आप लेट हो, मैं आपको बोल रहा हूं भाई तेरा ब्याज 8,000 बनता है। कह रहा सर कुछ करो ना सर। मैंने कहा यार तो एक काम करे, तो 4,000 दे, खत्म कर ब्याज। तो टाइम ऑफ सप्लाई कितने अमाउंट का आया? डेट ऑफ रिसिप्ट 4,000। 8,000 आप आए, मैंने आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा,
8,000 आया, ठीक है, आपने कितना दिया मुझे 4,000, तो मैं इस 4,000 पे जीएसटी पे करूं या पूरे 8 पे करूं? 4 पे करूं, क्योंकि जो नहीं मिला उसका टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं आया। जो मुझे मिला नहीं उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, तो फिर कैसे निकाल दूंगा उसको ऊपर जीएसटी में? टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इंटरेस्ट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, एंड यू हैव रिसीव्ड, टाइम ऑफ सप्लाई हैज अकर्ड, एंड इट हैज अकर्ड, तो ऑन नेक्स्ट 20th को आपको पे करना पड़ेगा। सही है साहब? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आप सब बच्चों का ब्याज बन रहा, मान लो कुछ ना कुछ 2,000, 4,000, 5,000, टेलीकॉम कंपनी है, ब्याज लगा रखा है, तो आप मुझे बताइए उस ब्याज, क्यों पोस्टपेड कनेक्शन में नहीं होता ऐसे? इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट कर रहे हो, वाईफाई का बिल लेट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट नहीं लगता। हम सबसे पहले, अब आपने वैल्यू बढ़ दिया, टाइम भी बढ़ दिया, क्या वो इंटरेस्ट वैल्यू में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि वैल्यू में जुड़ेगा तो जीएसटी पूरा लगेगा। पर अगर आपका सबका मैं वो वेव ऑफ कर दूं, रिलायंस जियो ने बोला वेव ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, तो क्या उस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई आया? नहीं आया, यू हैव नॉट रिसीव टाइम सप्लाई। तो टेक्निकली क्या वो वैल्यू में जुड़ने का भी सेंस बना? तो वैल्यू में वो इंटरेस्ट जुड़ता है जो रिसीव। समझ रहे हो? गहरी बातें हैं बेटे, समझ रहे हो? सो बेसिकली आपको इतना समझना है कि सर इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? रिसीव नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया तो जीएसटी कहां से पे कर दूंगा सरकार में? कहिए साहब, क्लियर है? लास्ट पॉइंट बेटे, बस थके तो नहीं ना बच्चे? कूल। कितने बच्चे कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब बहुत ज्यादा थक गए यार, थक गए, बस खत्म हो गया। रेजिडुअरी केस खत्म, मतलब इसमें तो बोलना ही नहीं है कुछ। रेजिडुअरी केस में टाइम सप्लाई, रेजिडुअरी केस क्या होता है? अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालवा पा रहे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिडुअरी केस मतलब इफ टाइम ऑफ सप्लाई एज पर 12/2 नहीं निकल पा रहा सर, एज पर 12/3 नहीं निकल पा रहा सर, एज पर 12/4 नहीं निकल पा रहा, और 12/6 नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे करेंगे? वेयर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, अगर वो जो सप्लायर है उसको रिटर्न फाइल करनी है। आई एम सॉरी, हाँ 12/6 नहीं इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, बार बार यही करोगे ना, नहीं निकल पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो यही होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए वेयर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, वो जो भी बंदा है, मैं उसकी दुकान पे बैठा हूं और भाई टाइम ऑफ सप्लाई निकाल ही नहीं पा रहा, तो वेयर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, डेट ऑन विच सच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, यानी कि ड्यू डेट ऑन विच सच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी, आई एम नॉट सेइंग डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, इट इज रिक्वायर्ड, दैट मींस ड्यू डेट ऑफ इट। और अदरवाइज अगर उसकी मुझे रिटर्न डेट भी नहीं, सर ये कैसे हो रहा है, छोड़ो ना बेटे, प्रोविजन है। अदरवाइज के केस में डेट ऑन विच जीएसटी इज, इससे ऊपर 1% बात नहीं है, और ये सारा का सारा आपका सेक्शन 12 खत्म हो गया। रेजिडुअरी वाला दैट्स पेमेंट। रिटर्न इज, रिटर्न क्वार्टरली जाती है, मंथली भी जाती है, पर वो अलग से चैप्टर हो देखना 10-15 लेक्चर बाद। हाँ जी, एग्जैक्टली, पेमेंट होता है, गवर्नमेंट कहती है सर मुझे पैसा दे, अभी बैक वर्किंग जो तुम्हारा है वो है, मेरे को वो मत भेजो, पेमेंट करो। हाँ दोस्त, 12/6 नहीं लिखा होगा सर, मैं लिख दे बस फ्लो में, 12/6 नहीं लिखा, सिर्फ 12/4 तक ही लिखा होगा, नोट करो। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, हमने टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का करा कि सर्विसेज का करा? कौन से सेक्शन? 12 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा था? लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। 12 सब सेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज, कितनी लिमिट थी? 2, लिमिट नंबर ए एंड लिमिट नंबर बी। इररिलेवेंट कौन सी है? बी, पर कुछ लोगों के लिए रेलेवेंट है, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के,
वो हमको पता नहीं क्या है, कॉम्पोजिट स्कीम वालों के, उसको साइड कर। सिर्फ और सिर्फ लिमिट नंबर ए, क्या थी लिमिट नंबर ए? इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31। फिर हम 31 पे गए और हमने देखा कि गुड्स के लिए 31 क्या कहता है, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट तो कब इशू कर दूं, लास्ट डेट, डेट ऑफ रिमूवल, एंड इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, डिलीवरी, जैसा मैकडॉनल्ड में जाके खा रहे वो। देन उसके बाद हम आए 12 सबसेक्शन 3 में, किसके ऊपर था, आरसीएम। आरसीएम के अंदर कितनी लिमिट, 3। सबसे पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरी इनवॉइस बाय द सप्लायर प्लस 30 डेज। तीनों लिमिट में से विच एवर इज अर्लियर। और अगर आप ए बी सी के हिसाब से नहीं निकलवा पाए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, आई एम सॉरी इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये हो गया था आपका 12 सबसेक्शन 3। देन 12 सबसेक्शन 4, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर तो इशू ऑफ वाउचर, एंड इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। देन 12 सबसेक्शन 6, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट फीस पेनल्टी इज द डेट ऑफ, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ रिसिप्ट। और 12 सबसेक्शन 5, अगर रेजिडुअरी अगर आपका निकल ही नहीं रहा तो इफ रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, अदरवाइज डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। कही है साहब कैसे ऑर्डर निकलेगा और वो होगा जो समझ रहे हो, फिर फर्दर और कॉम्प्लेक्स है। ये वाला ये नहीं लिखना, ये वाला नहीं लिखना, अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा कुछ। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? क्या टाइम हुआ अभी? मैं तो कह रहा हूँ बेटे टाइम ऑफ सप्लाई खत्म कर देते हैं आज, आधे पौन घंटे का बचा और फिर वैल्यू और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 3 साढ़े 3 तक, फिर ब्रांच कर लेंगे 3 साढ़े 3 में लगे। साढ़े 3 में तुम्हारा अकाउंट्स में ना एक क्वेश्चन बड़ा वाला कराना है बस। अभी गया है 2:30 बजे तक। चल ठीक है 2:20 तक पढ़ा देता हूँ पहले, फिर आपको 2:30 तक का गैप चाहिए ना। बेटे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ब्रेक ने सब दिमाग में आ, जैसे 1.5 घंटा पढ़ते नहीं ब्रेक कब मिलेगी ब्रेक, आज इस चेन को तोड़ो, अपने दिमाग को बोलो ब्रेक है ही नहीं। थक जाता बेटे, ये सेक्शन आपको बुला रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही। इसको खींच भी सकता हूँ पता नहीं, ठीक है। अब कितने बजे मिलेंगे? 2:15, आधे घंटे की ब्रेक नहीं बेटे, इतनी जिंदगी आसान नहीं चल रही। 2:15 बजे मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है जीएसटी करा, समझ नहीं आ रहा। हाँ इसीलिए खत्म कर दो है ना, क्योंकि ना फिर 3-4 दिन चाहे मैं हाँ वो भेज दूँगा, टैक्स को लंबा करा दूंगा, फिर 3 घंटा सैलरी ऐसे करेंगे। फाइल भी भेज अभी भेज ठीक है। ऑनलाइन में 2:15 आना बच्चे सारे।